नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का प्रकाश तथा परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे 10th क्लास बोर्ड हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही हम NCERT बुक्स से ही पढ़ रहे हैं और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के गुण। सबसे पहले प्रकाश के गुण देखेंगे तो दोस्तों प्रकाश हमेशा सरल रेखाओं में गमन करता है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात क्या होता है? जहां वायु बिल्कुल भी नहीं होती है उसे निर्वात कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? जैसे ये अपने पास कोई कांच है, तो दोस्तों अगर कांच के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो सीधी ही निकल जाएगी, इस तरफ से आएगी और इस तरफ से सीधी निकल जाएगी दोस्तों। लेकिन यदि हम कांच के एक तरफ पॉलिश कर दे, जैसे ये अपना कांच है और इसके अपन ने एक तरफ पॉलिश कर दी, तो दोस्तों प्रकाश की आने वाली किरण इधर से आएगी, क्योंकि अब इसके आर पार नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस तरफ अपन ने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इस तरफ अपन ने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा पाएगी, तो प्रकाश की किरण वापस इसी दिशा में लौट जाती है। जैसे प्रकाश की किरण इस दिशा से आई और वापस ये अपना कांच नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। और जहां से ये टकराती है, जिस भाग से ये टकराती है, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी और वापस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इधर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी दोस्तों। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है दोस्तों। देखिए, ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, इस तरफ अपने पॉलिश हो रही है, तो जिस तरफ से आएगी प्रकाश की किरण उसी दिशा में ये लौट जाएगी। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन की घटना को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये अपना कोई दर्पण है, ये दर्पण है, इस तरफ इसके पॉलिश हो रही है, और तो ये भाग कौन सा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आती है या गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और टकराकर जो वापस लौट रही है किरण उसको कहेंगे परावर्तित किरण दोस्तों। और यदि हम एक परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा खींचें तो उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण दोस्तों। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। तो देखिए, प्रकाश की किरण इस दिशा से आई और वापस इस दिशा में लौट गई, अर्थात प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है दोस्तों। अब देखिए परावर्तन के नियम। क्या है परावर्तन के नियम? देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, देखो तीनों एक ही तल में स्थित है। एक तल इसका ये हो गया और एक तल ये हो गया। तो यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण I = कोण R, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा दोस्तों। ये दूसरा नियम है। तीसरा, अभिलंब हमेशा परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए प्रतिबिंब निर्माण, अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है।
जिस बिंदु पर दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात दोस्तों जहाँ पे दो परावर्तित किरणें आपस में कटेगी या आपस में मिलेगी या आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी, उस स्थान पर ही अपना प्रतिबिंब अपने को दिखाई देगा, उस बिंदु पर ही अपने को अपना प्रतिबिंब प्राप्त होगा दोस्तों। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए इनमें क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, अर्थात जब प्रकाश की किरणें वास्तव में कटती है और वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में यहाँ नहीं मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जबकि आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, सीधा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अर्थात जो अपन चेहरा देखते हैं ना, वही ये समतल दर्पण दोस्तों। ये अपना कोई दर्पण है, इसके अपन ने इस तरह पॉलिश कर दी और यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इस दिशा में वापस लौट गई, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। और एक किरण इधर से आई और वापस इस दिशा में लौट गई। लेकिन जब अपन इन दोनों को पीछे मिलाते हैं, दोनों किरणों को, तो ये अपने को पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिल रही है। एक बार वापस देखिए यहाँ पे ए बी अपनी कोई वस्तु है, ए बी से प्रकाश की किरण आई, इस दिशा में वापस इस दिशा में लौट गई। तो इधर से कोई किरण आएगी और वापस ये इधर निकल गई। ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर। तो जब अपन इन दोनों किरणों को पीछे मिलाते हैं तो अपने को ये पीछे एक बिंदु पर मिलते हुई प्रतीत होती है, ए डैश बी डैश पर। अर्थात अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर अपने को प्राप्त होता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक नहीं है, आभासी है। कैसा है? आभासी। और कैसा? सीधा। सीधा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो ए बी की स्थिति है, यहाँ ए डैश बी डैश, दोनों कैसे हैं? सीधे हैं। तो अपने को कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? सीधा। देखो वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अपने को कैसे मिलते हैं? प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार भी होगा दोस्तों। यू क्या है? यू दर्पण से बिंब की दूरी है, दर्पण से बिंब की दूरी। और वी क्या है? वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और दोनों दूरियां बराबर होती है। देखिए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v बराबर बिंब की दर्पण से दूरी u। और यहाँ खास बात यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अर्थात इसमें दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। जब आप अपना चेहरा दर्पण में, समतल दर्पण में देखते हैं तो आपको दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा दोस्तों। तो यदि अपने से कोई पूछ ले कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और उनका आकार वस्तु के बराबर होता है। दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी v और दर्पण की बिंब से दूरी u, दोनों ही ये बराबर होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है दोस्तों। तो ये था अपना समतल दर्पण। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। देखिए जैसे कि अपने पास कोई खोखला गोला है, इसको यदि अपन यहां से काट देंगे, यहां से अपन ने इसको काट दिया, काटने के बाद अपने को ऐसा प्राप्त होता है। तो दोस्तों यही है गोलीय दर्पण। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका कोई एक पृष्ठ वक्र हो, अर्थात कोई एक पृष्ठ ऐसे वक्र हो। या तो अपन इस तरह पॉलिश कर देंगे तो इसका अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा? वक्र। लेकिन यदि अपन बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो इसके अंदर वाला भाग वक्र हो जाएगा। ये अपना गोलीय दर्पण। यदि इसके बाहर पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाला भाग वक्र हो जाएगा। यदि अंदर पॉलिश कर देंगे तो इसके बाहर वाला भाग वक्र हो जाएगा दोस्तों। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका कोई एक पृष्ठ वक्र हो, गोलीय दर्पण कहलाता है दोस्तों। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखो, ये अपना एक हो गया और ये अपना एक हो गया। यदि अपन बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो अपना वक्र भाग कौन सा होगा? अंदर वाला। कौन सा होगा? अंदर वाला।
और जो परावर्तक पृष्ठ वो भी कौन सा होगा, अंदर वाला, अर्थात प्रकाश की किरणें कहाँ गिरेगी, अंदर वाले भाग पर गिरेगी। तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। लेकिन यदि हम अंदर वाले भाग में पॉलिश करते हैं तो वक्र भाग कौन सा होगा, बाहर वाला। कौन सा होगा, बाहर वाला। और परावर्तक पृष्ठ भी अपना कौन सा होगा, बाहर वाला। अर्थात यदि बाहर वाला भाग वक्र है, बाहर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। देखिए इसको, परिभाषा को, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इस वाले दर्पण में बाहर वाले भाग में पॉलिश हो रही है और अंदर वाला भाग कैसा है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। अर्थात वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है दोस्तों। अब देखिए उत्तल दर्पण, अब इसका उल्टा हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात यदि अपन अंदर वाले भाग में पॉलिश कर देंगे और इसका बाहर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है और वक्रित है, तो ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण दोस्तों। देखिए एक बार वापस समझते हैं, ये अपना गोलीय दर्पण है, इसके यदि अपन ने अंदर वाले भाग में पॉलिश कर दी तो इसका परावर्तक पृष्ठ का कार्य कौन करेगा, बाहर वाला भाग। अर्थात वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। और यदि अपन ने इसके अंदर वाले भाग में पॉलिश कर दी तो ये कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा, उत्तल। अब देखिए अवतल, अवतल बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे अपन ने इसके बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दी तो अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अंदर का भाग वक्रित है, तो हम कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अपन अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों इनमें कन्फ्यूजन होता है, इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो देखिए अवतल, अवतल में अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अर्थात परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा। यहां भी ए आ रहा है और यहां भी ए आ रहा है, अवतल अंदर। अर्थात अवतल दर्पण में अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा और दर्पण अंदर की ओर वक्रित होगा। अवतल से आपको अंदर याद रखना है, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अंदर वाला भाग वक्रित होगा दोस्तों। अब देखिए उत्तल, उत्तल से आपको याद रखना उभरा। क्या याद रखना, उभरा, ऊ से ऊ। अर्थात जो उभरा हुआ भाग है, बाहर वाला भाग उभरा हुआ भाग है, वो वक्रित है और वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। अर्थात उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उभरा हुआ भाग वक्रित होता है, उसे अपन उत्तल दर्पण कहते हैं। ऊ से ऊ आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का एक परिभाषा यहां से आती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्रुव। क्या देखेंगे, ध्रुव। जैसे ये देखिए, ये अपना कौन सा दर्पण है दोस्तों ये अपना अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, अंदर वाला भाग वक्रित है, तो ऐसे ए आपको याद रखना, ये अपना अवतल दर्पण है। इसका जो केंद्र है, सेंटर, इसको ही अपन क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं। ये अपना गोलीय दर्पण है और ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र ही क्या कहलाता है, ध्रुव। अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे अपन P से लिखते हैं दोस्तों। ये परिभाषाएं बाद में बहुत काम आएगी, इसलिए आपको इनको याद होना चाहिए कि कौन सा ध्रुव है, कौन सा वक्रता केंद्र है, कौन सी वक्रता त्रिज्या है और इसे अपन किस अक्षर से निरूपित करते हैं। तो ये अपना परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव, इसे P से लिखते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं मुख्य अक्ष दोस्तों, लेकिन मुख्य अक्ष से पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र दोस्तों, उसके बाद देखेंगे मुख्य अक्ष। तो देखिए वक्रता केंद्र, जैसे मैंने कहा था पहले, ये क्या था, खोखला एक गोला था, इसको अपन ने यहां से काटा था ना, तो इस गोले का जो केंद्र है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अर्थात गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ पहले जिस गोले का भाग था उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्योंकि यहां से अपन ने काट के इसको अलग कर लिया ना, वरना पहले तो एक ही था, तो हम क्या कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये अपना क्या हो गया? वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। अर्थात पहले ही अपना ये जो परावर्तक पृष्ठ था ये एक गोलीय दर्पण का भाग था ऐसे, उसको अपन ने यहाँ से काट के अपन ने अलग किया था और उस गोले का जो केंद्र है वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। अब देखेंगे हम वक्रता त्रिज्या, अर्थात जो उस गोले की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये जैसे अपना C हो गया, जैसे पहले अपने ये गोला था एक और इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। देखिए, जैसे ये अपना पहले कोई गोला था, इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और इस गोले की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसे हम R से निरूपित करते हैं दोस्तों। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं। अर्थात पहले जो अपना गोला था जिससे अपन ने गोलीय दर्पण बनाया उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण का ध्रुव तो ये रहा P और वक्रता त्रिज्या ये रही R। इससे गुजरने वाली एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये A हो गया, ये इसको आप B मान लो, ये AB। ये अपना था गोलीय दर्पण का ध्रुव और ये रही अपनी वक्रता त्रिज्या। तो इस दोनों से गुजरने वाली सीधी लंबी रेखा है, ये लंबी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे AB अपनी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखो ये ध्रुव है, इस पर बिल्कुल ये लंबवत 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो मुख्य अक्ष है ध्रुव पर क्या है? लंब है, अभिलंब है, सॉरी। अगली परिभाषा द्वारक। जैसे ये अपना हो गया गोलीय दर्पण और इस गोलीय दर्पण का जो व्यास है ये M मान लो और ये N मान लो। ये M से लेके N तक ये जो पूरा व्यास है इसको ही क्या कहते हैं? द्वारक। देखिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठतल की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। M N से निरूपित करते हैं। ये M से लेके N तक ये पूरा अपना क्या है? गोलीय दर्पण है और इसका जो व्यास है वही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है दोस्तों। अब मुख्य फोकस। ये अपना क्या हो गया? P ध्रुव हो गया, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आकर किरणें मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। जैसे यहाँ से अपने कोई प्रकाश की किरण आई, इधर से निकल गई, इधर से आई, इधर से निकल गई। अर्थात जहाँ पे दोनों किरणें मिल रही है मुख्य अक्ष पर वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। इसे F से निरूपित करते हैं दोस्तों। देखिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के संबंध किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यदि अपने पास में अवतल दर्पण है तो वास्तव में किरणें मुख्य अक्ष पर मिलेगी एक बिंदु पर, उसे अपन अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। और यदि अपने पास में उत्तल दर्पण है तो अपने को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी तो हम उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, ये अपना उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। यहाँ पे किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही है मुख्य अक्ष पर। अर्थात मुख्य अक्ष पर यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर कोई किरणें मिलती हैं तो उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए, यहाँ से किरणें आई, इधर चली गई,
यहाँ से इधर चली गई। जब इनको अपन पीछे मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। और यहाँ इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई किरण और इधर चली गई, लेकिन ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, जिसे अपन क्या कहेंगे, फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे अवतल दर्पण का। अब फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात जैसे ये अपना हो गया गोलीय दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, और जैसे ये यहाँ फोकस है अपना, तो फोकस के और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, एफ से लिखते हैं। ये देखो यहाँ अपना मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच की ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध है, जिसे अपन R = 2f से लिखते हैं। R मीन्स हो गया वक्रता त्रिज्या, f मीन्स हो गया फोकस दूरी। अर्थात छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। R = 2f, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसको आपको 2 से गुणा करना है। यदि आपको फोकस दूरी पूछी जाए और वक्रता त्रिज्या दे दी जाए तो उसमें आपको 2 का भाग देना है। R = 2f, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए आगे, गोलीय दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अर्थात अपन गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से, तो अपने को कुछ नियम ध्यान रखने हैं कि कौन सी किरण किस तरफ से आएगी और परावर्तन के बाद में कहाँ जाएगी दोस्तों। तो पहला देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। अर्थात यदि अपने पास में अवतल दर्पण है, जैसे ये अपना अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। इधर से आएगी तो ये मुख्य फोकस से, यहाँ से मुख्य फोकस है, यहाँ से ये गुजरेगी, वास्तव में गुजरेगी, क्योंकि अवतल में तो वास्तविक होगा। देखिए ये प्रकाश की किरण आई और ये मुख्य फोकस से गुजर गई यहाँ से, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही है उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। जबकि ये अपना उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण से मुख्य अक्ष के संबंध किरण आई और ये इधर निकल गई। जब अपन इसको पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात अवतल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वास्तव में गुजरेगी, जबकि उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये किरण आई इधर निकल गई, जब अपन ने इसको पीछे यहाँ मिलाया तो यहाँ मिली, इसका मतलब ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अर्थात यदि कोई किरण, जैसे ये अपना अवतल दर्पण ले लो, ये मुख्य अक्ष है, ये कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, यदि कोई किरण जैसे ये अपना एफ है, मुख्य फोकस है, इससे कोई किरण गुजर रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि अपने पास में उत्तल दर्पण है, जैसे ये मुख्य अक्ष हो गई, ये उत्तल दर्पण हो गया, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जब इसको हम पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए तीसरा, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले किरण परावर्तन के पश्चात वापस उस दिशा में लौट जाती है। अर्थात जब वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगी तो वो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा से लौट जाएगी। ये देखिए वक्रता केंद्र से किरण आई और वापस उसी दिशा में लौट गई। यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र पर किरण आई और वापस उसी दिशा में लौट गई। जब इसको पीछे मिलाते हैं तो वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बड़ा वक्रता केंद्र सी है, ये भी सी है, दोनों से ही प्रकाश किरण गुजरी तो वापस उस दिशा में लौट गई। देखिए अगला, दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। अर्थात कोई किरण है
जो अपना ध्रुव है उस पर कोई किरण आपतित हो रही है तिर्यक दिशा में, तो वापस वो तिर्यक दिशा में लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखो ये अपने ध्रुव पर कोई किरण आपतित हुई, वापस ये तिर्यक दिशा में परावर्तित हो गई। यहाँ पर भी ध्रुव पर कोई किरण आपतित हुई और ये वापस परावर्तित हो गई तिर्यक दिशा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आपको आया होगा परावर्तन के नियम, परावर्तन, गोलीय दर्पण से बनने वाली किरणें और गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि मैं NCERT से ये नोट्स बना रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ज्वाइन होके किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं, और PDF नोट्स भी मैं उसके साथ में ही डालता हूं दोस्तों। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।